बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िक्राम 1 अगस्त है और दिन है जुमे का। देखिए, इस निज़ाम के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे तगड़ा या आखिरी हथियार था वो 9 मई था, जिसको बुनियाद बनाकर ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रियासती सतह पर क्रैकडाउन हुआ। रियासती सतह पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पिछले 2 साल से जो भी जुल्म सितम हुआ उसकी बुनियाद 9 मई को ही बनाया गया। अब से तकरीबन 12 घंटे पहले इंसदाद दहशत गर्दी की लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों ने 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद सुनाई। और प्लान ये था रियासत का या निज़ाम का कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर नाअहल करवाया जाए और ये सीटें भी नून लीग को दिलवा दी जाएं। आज एक दफ़ा फिर निज़ाम का प्लान नाकाम हो गया है। 9 मई वाली सजाएं पहले 12 घंटों के अंदर ही फारिग हो गई हैं। जुमे का दिन एक दफ़ा फिर नून लीग पर भारी पड़ गया। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात हुजूर वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको 9 मई वाले वो फैसले जो अब से तकरीबन 12 घंटों पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से आए हैं उनकी हकीकत और क्रेडिबिलिटी बता देता हूँ। वैसे तो जिस किस्म का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का हुआ ये सबको पता है, लेकिन सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जो अब से चंद लम्हात पहले मियां वाली वाले केस का फैसला सुनाया, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अनोखा फैसला है। शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे बड़ा ब्लंडर किसी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज ने नहीं मारा होगा, जो अब से कुछ देर पहले यानी जुमे की नमाज से पहले जो फैसला इंसदाद दहशत गर्दी सरगोदा के जज ने मियां वाली 9 मई के केस का सुनाया फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम से कारकुन, गरीब कारकुन, रेडी बान जो मियां वाली के अंदर रेडी लगाता है, मोहम्मद इस्माइल जिसका नाम है, उसको अब से कुछ देर पहले 25 साल की सजा सुनाई गई है। 9 मई मियां वाली हमला केस में मोहम्मद इस्माइल को 25 साल की सजा सुनाई गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अदालत का सबसे बड़ा ब्लंडर यह है ये 9 मई के ट्रायल में कि कितनी क्रेडिबिलिटी रखी जा रही है, कितनी हकीकत है, उसका अंदाज़ा आपको इस खबर से हो जाएगा कि यही मोहम्मद इस्माइल साहब को इंसदाद दहशत गर्दी सरगोदा के ही जज ने, यानी जो पुराने जज थे जो पहले 9 मई के केसेस का ट्रायल सुन रहे थे, उन्होंने मोहम्मद इस्माइल को मियां वाली हमला केस में बाइज्जत बरी कर दिया था। एक शख्स को एक जज एक केस में बाइज्जत बरी करता है, दूसरा जज उसी शख्स को उसी मुकदमे में उसी केस में 25 साल की सजा सुनाता है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि इन 9 मई के केसेस, इन 9 मई के ट्रायल्स में क्या हकीकत है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है। हैरानकुन बात यह है कि जिस केस में मोहम्मद इस्माइल को 25 साल की सजा सुनाई गई, इसी मुकदमे के दर्ज होने के 1 साल बाद यानी 9 मई के बाद जब यह मुकदमा दर्ज हुआ था मोहम्मद इस्माइल के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कई कारकुनान के ऊपर, इस मुकदमे के दर्ज होने के 1 साल बाद इस मुकदमे में उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, अहमद खान बच्चर जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं और बिलाल एजाज जिर्ग जो शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन तीनों का नाम मुकदमा दर्ज होने के 1 साल बाद इस FIR में डाला गया और इन तीनों को इसी मुकदमे के अंदर 10-10 साल की सजा सुना दी गई। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि रियासत का सारा दारोमदार 9 मई के इन केसेस के ऊपर है। 9 मई का ये बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, अगर अदालतों ने इन केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं ना सुनाई तो रियासत का पूरा बयानिया नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ पिछले 2 साल से होता रहा, रियासत कैसे उसको जस्टिफाई करेगी कि इतना जुल्म जो 9 मई को बुनियाद बनाकर हमने किया। अदालतों से इसीलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। अब 9 मई के कई केसेस के फैसले जो हैं वो 12 घंटे पहले आए। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस की जानिब से, और बुनियादी तौर पर रियासत का प्लान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है, जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है, उनको सजाएं सुनाई जाएं, उनको इतनी सख्त सजाएं दी जाएं कि वो भी इमरान खान को छोड़कर चले जाएं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, 9 मई का जिम्मेदार
دار وہ عمران خان کو ٹھہرائیں، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں یہ جو فیصلے 12 گھنٹے پہلے آئے، ان فیصلوں کی بنیاد صرف ایک ہے کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اس کو باعزت بری کر دیا گیا، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا، اس کو 9 مئی کے الزام میں کسی ایک دن بھی گرفتار نہیں کیا گیا، جس نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی اس کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، اور ایک غریب ریڑی بان یعنی مزدور آدمی مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے والا شخص اس کو 25 سال کی سزا سنا دی گئی۔ نہ جانے اس کے پاس کوئی وکیل بھی ہے کرنے کے لیے یا نہیں، اس غریب آدمی کو 25 سال کی سزا ریاست نے صرف اس وجہ سے سنائی کہ اپنا جو نیریٹو تھا ریاست کا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے، یعنی فواد چودھری صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ حیران کن طور پر زین قریشی صاحب جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، سب جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے سہولت کاری کی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئے تھے، ان کا ووٹ جو ہے وہ حکومت کے حق میں گیا تھا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر نہیں دیا تھا، گو کہ ان کے والد صاحب نے جیل کاٹی ہے، وہ ابھی بھی جیل میں ہے، لیکن 9 مئی کے کیسز میں شاہ محمود قریشی کو بھی انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بری کر دیا تھا، شاہ محمود قریشی کو بھی 9 مئی کے کیسز میں کوئی سزا نہیں ہوئی۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اس نظام کو فیور کیا، اس نظام کی سہولت کاری کی، ان کو 9 مئی کے کیسز میں باعزت بری کر دیا گیا۔ اندلیب عباس صاحبہ ہیں، مراد راس ہیں، عمران اسماعیل ہیں، پھر علی زیدی ہیں، بے شمار لوگ ہیں، پنجاب سے بے شمار لوگ ہیں جو 9 مئی والے دن احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز کی، انہوں نے عمران خان پر الزامات لگائے، اور آج کے دن ان کو باعزت بری کر دیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو اسی سے آپ 9 مئی کی کریڈیبلٹی کا یا 9 مئی کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب نظام کا پلان کیسے ناکام ہوا، نظام کو بہت بڑا دھچکا کیسے لگا، جو میں نے شروع میں جملہ بولا کہ 9 مئی ہی وہ سارا معاملہ ہے جو عمران خان کے خلاف ریاست کے پاس ایک آخری ہتھیار ہے، جس کو بطور ہتھیار ریاست پچھلے 2 سال سے استعمال کر رہی ہے، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کب تک استعمال کرتی رہے گی، کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے ریاستی جو عمارتیں ہیں، جو یادگار شہداء ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب انیشیل پلان تو یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو نااہل کروایا جائے اور یہ سیٹیں نون لیگ کو دلوا دی جائیں۔ اسی حوالے سے جمشید دستی صاحب کو جعلی ڈگری پر نااہل کروایا گیا، وہ سیٹ بھی نون لیگ کو دینے کا پلان تھا، اور 9 مئی میں جس پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو سزا ہو رہی ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نااہل کرتا جائے گا اور نون لیگ وہ سیٹیں جیتتی جائے گی۔ جمشید دستی صاحب کے فیصلے کے متعلق کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ جمشید دستی کے حلقہ NA 175 مظفر گڑھ میں جو ہے وہ الیکشن روک دیا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ایک بڑا زبردست فیصلہ آیا۔ میں نے جو کہا کہ 9 مئی والے جو کیسز کی سزائیں ہیں وہ پہلے 12 گھنٹوں کے اندر ہی فارغ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو اب نااہل کرنے کی تیاریاں کر دی گئی ہیں، وہ تمام لوگ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں قدرے تھوڑا سا امید ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہاں سے ان کو شاید انصاف مل جائے، ادروائز لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہاں سے تحریک انصاف کے لوگوں کو انصاف کی توقع نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ حکم دیا ہے کہ عبداللطیف چترالی صاحب جن کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، آج سے تقریباً 5 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا، اور انٹرسٹنگلی جس دن نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کے گھر کا الیکشن کمیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف رائیونڈ ہے یا الیکشن کمیشن آف شریف فیملی ہے، اس نے اسی دن عبداللطیف چترالی صاحب کے حلقے میں انتخابات کروانے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا عبداللطیف چترالی صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس حکم کو، اس انتخاب کو پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جب تک ہائی کورٹ اس معاملے پر تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر دیتا تب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس حلقے میں الیکشن نہیں کروا سکتا اور کسی MNA کو نااہل بھی نہیں کروا سکتا، کیونکہ یہ فیصلے ابھی انسداد دہشت گردی کے عدالتوں سے آئے ہیں، ابھی ان فیصلوں کو ہائی کورٹس میں چیلنج
चैलेंज होना है, फिर इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना है। गो के तवक्को कम है क्योंकि निज़ाम ये प्लान बना चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग को दिलवाने का, लेकिन कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के लोगों को टाइम ज़रूर मिल जाएगा। दूसरी जो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, जो नून लीग को बहुत बड़ी नाकामी मिली, वो ये कि सिर्फ सजाएं सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को इमरान खान से अलग किया जाए, इमरान खान से दूर किया जाए, इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, जिसमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब हैं। उमर अयूब साहब की आज जुमे वाले दिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात भी तय थी, पेशावर में मुलाकात होनी थी। पिछले 2 दिन से इस मुलाकात का बड़ा चर्चा था। 9 मई के ट्रायल के हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को तमाम तर तफसीलात से आगाह करना था। अब चूंकि अदालती माहौल ऐसा बन चुका है कि सारा अदालती निज़ाम कंट्रोल कर लिया गया है, इस वजह से और फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से जिस किस्म के फैसले आए, उमर अयूब ने बड़ा राइटली प्ले किया। आज सुबह चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस मुलाकात का फ़ायदा ही कोई नहीं है जब याहिया खान अफरीदी ने हमें इंसाफ ही नहीं देना या उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। याहिया खान अफरीदी को भी कहीं से सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और वो आगे फैसले जो हैं वो पढ़कर सुना देते हैं, तो याहिया अफरीदी से मुलाकात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से उमर अयूब ने, अपोजिशन लीडर ने, याहिया अफरीदी से जो है वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पहले से ही अंदाज़ा था कि 9 मई के केसेस में उनके खिलाफ ये सारे फैसले आने हैं। कोई एक रहनुमा ऐसा नहीं है, यानी जिन जिन के खिलाफ फैसले आए हैं, जिन जिन को सजाएं दी गई हैं, वो जरताज गुल साहिबा हों, वो शिबली फराज हों, वो उमर अयूब हों, वो अहमद खान बच्चर हों, वो बिलाल एजाज विर्क हों, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम रहनुमाओं में से कोई एक रहनुमा ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि जनाब हमें पार्टी को छोड़कर चले जाना चाहिए, हमें इमरान खान को अकेला कर देना चाहिए, या कोई रहनुमा ऐसा कह रहा हो कि जनाब 9 मई वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। तो रियासत का बुनियादी तौर पर तो ये प्लान था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इतनी सख्त सजाएं सुनाई जाएं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग भी इमरान खान को छोड़कर चले जाएं, जैसे फवाद चौधरी और बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान को छोड़कर गए। जो जिन जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको ऐसे नीट एंड क्लीन कर दिया गया 9 मई के केसेस में। जिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान के साथ खड़े रहे, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे, उनको सजाएं सुना दी। तो यही क्रेडिबिलिटी है 9 मई के केसेस की, यही क्रेडिबिलिटी है 9 मई के वो फैसले जो अब अदालतों से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, इमरान खान की जानिब से इससे तगड़ा ऐलान अब से कुछ देर पहले डेला जेल से कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि ये जो फैसले 9 मई के अदालतों से आ रहे हैं, मेरा मुतालबा आज एक दफ़ा फिर ये है कि 9 मई के दिन की जो सीसीटीवी वीडियो है जिस पर रियासत ने कंट्रोल किया हुआ है, वो सीसीटीवी वीडियोस जारी की जाए फौजी तंसीबात की, उन लोगों का बताया जाए वो कौन लोग हैं जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया। अगर मेरा कोई कारकुन जो है वो इसमें मुलव्विस पाया गया तो हम सज़ा सुनाने के लिए सज़ा के साथ खड़े होने को तैयार हैं। यानी इमरान खान पहले से ज़्यादा तगड़े मौक़िफ़ के साथ आ रहे हैं। आप सज़ाएं सुनाई जा रहे हैं, अदालतें सज़ाएं दे रही हैं, अदालतें आइन और कानून का कत्लेआम कर रही हैं और इमरान खान उससे ज़्यादा तगड़े होते जा रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि 9 मई की सीसीटीवी वीडियो जब तक सामने नहीं आएगी तब तक 9 मई की जो हकीकत है वो खुलकर सामने नहीं आ सकती। इसीलिए तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले से इल्म था कि ये जो ट्रायल हो रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, इस ट्रायल की हकीकत क्या है, इस ट्रायल में फैसले किस किस्म के आने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ात पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक आपको अल्टीमेटली इसका फायदा होगा। आप ये याद रखिएगा कि जिस किस्म के फैसले अदालतों से आ रहे हैं, जिस किस्म के ब्लंडर अदालतें मार रही हैं, यानी एक मुकदमा 1 साल पहले दर्ज हो, 1 साल बाद उस मुकदमे के अंदर कई लोगों को उनका नाम शामिल करके उनको सजा सुना दी जाए, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि अदालतों को मैनेज कोई और कर रहा है, अदालतों को फैसले भी कोई और डिक्टेट करवा रहा है। तो ये सारा मामला था। बहरहाल 9 मई की सजाएं जो हैं वो पहले 12 घंटों के अंदर फारिग हो चुकी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उल्टा इसका फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक मजबूत नैरेटिव मिलेगा, एक मजबूत बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में दोबारा कामयाब होगी। जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।